वे पक्षपातपूर्ण वक्तव्य देने लग जाते हैं और उस व्यक्तित्व के ऊपर इतने आश्रित हो जाते हैं कि उस व्यक्ति के लिए गए निर्णय आपके विवेक को अवरुद्ध करके उस व्यक्ति की प्रज्ञा के अनुसार नचाने लगते हैं, जो व्यक्ति आपकी दृष्टि में सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ और सर्वसमर्थ है। आप सबों को स्मरण होगा, जब इस श्रृंखला में हमने कहा था म्लेच्छराज का प्रादुर्भाव लगभग वर्तमान जो म्लेच्छराज है उसका प्रादुर्भाव लगभग आज से 4200 वर्ष पहले हुआ था। आपको यह भी स्मरण होगा कि हमने बताया था कि भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग के 2000 वर्ष बीतने पर म्लेच्छ मत का विस्तार करने के लिए मूसा को भेजा गया था। तो मूसा और म्लेच्छराज के मध्य लगभग जो अवसान का अवकाश हुआ, जो वह लगभग 1000 वर्षों का था और 1000 वर्षों तक अपनी शक्तियों को बढ़ाने के बाद म्लेच्छराज ने व्यापक रूप से सैन्य अभियानों और पैशाचिक शक्तियों के माध्यम से अपने प्रभाव को विश्व में स्थापित करना प्रारंभ किया। यह भी हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं। जो लोग सामान्य इतिहास का भी बोध रखते हैं वो इस विषय को समझते हैं कि जब ब्रॉन्ज एज का अवसान लगभग आज से 3200 साल पहले हुआ था और उस समय विश्व के अलग अलग भागों में, विशेष करके मध्य पूर्व में जो सभ्यताएं पनप रही थीं या जो कबीले हुआ करते थे, वो अचानक से नष्ट हो गए, विलुप्त हो गए, एक दो पीढ़ी जाते जाते समाप्त हो गए। ये क्यों इस प्रकार से नष्ट हुए, कैसे गायब हुए, इसके विषय में कोई ठोस प्रामाणिक सिद्धांत अभी तक मान्य इतिहासकारों के द्वारा स्थापित नहीं किया जा सका है। लोग अलग अलग बातों की कल्पना करते हैं, अपने समर्थन में अलग अलग तथ्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो तथ्य उनके अनुमान से अधिक कुछ नहीं होते। 4200 साल पहले म्लेच्छराज आता है, लगभग 1000 वर्षों तक अपनी शक्तियों को बढ़ाता है। बीच में छोटे मोटे संघर्ष होते रहे उसके, जैसे कि जो उसके बेसिन इत्यादि के साथ संघर्ष हुए थे, वो सब तो छोटे मोटे स्तर पर होते रहे, लेकिन उनका वैश्विक पटल पर प्रभाव नहीं पड़ सका। और अनर्थकारक 15 तत्वों के माध्यम से प्रश्रय को प्राप्त करके कलिपुरुष के प्रति अपने भाव को निवेदित करके स्वयं को आत्मार्पित करके वह म्लेच्छराज सहस्र वर्षों तक पैशाचिक शक्तियों की आराधना करता रहा पश्चिमाम न्याय तंत्र की विधि के अनुसार। और पश्चिमाम न्याय तंत्र में किस प्रकार की बातें हैं, पश्चिमाम न्याय तंत्र में किस प्रकार की पैशाचिक शक्तियां हैं, उनका विश्व में क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय में हम आगे 5-7 अनुभाग और अलग से बनाएंगे, जो कि आपको अवकाश मिले तो देख लीजिएगा। तो ब्रॉन्ज एज का अवसान 3200 साल पहले लगभग हुआ और उसी अवसान के साथ बहुत से मध्य पूर्वी सभ्यताएं भी नष्ट हुई और विलुप्त हुई। कैसे हुई इसके विषय में कोई ठोस बात सामने नहीं आई है। और लगभग उसी के आसपास लगभग 3125-30 वर्षों के आसपास आज से पहले मूसा का भी आगमन हुआ था। उसी समय जो म्लेच्छ मतों के विस्तार का एक बड़ा म्लेच्छाचार्य कहा गया है, बल्कि उसको भविष्य पुराण में म्लेच्छों का गुरु बताया गया है, उसको म्लेच्छाचार्य ये उपाधि है मूसा की। और उसी से 1000 वर्ष पहले म्लेच्छराज भी आया है। तो इस समय जो हम बातें आपको बता रहे हैं, उन बातों का अगर आप चिंतन करते जाएं तो बहुत कुछ बातें संकेत के रूप में भी सामने आती हैं। जैसे कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे एक संदेश भेजा, लिखते हैं नारायण आचार्य, नारायण मतलब अभिवादन में कहा, ये आपके चलचित्र से बताए गए घटना से मेल नहीं खाते। ये हमारे बचपन में बहुत आता था, मतलब बहुत नवीन नहीं है पर 2000 के बाद के बच्चों का है। इसमें ये एक लौता विलेन था जिससे सारे बच्चे मोहित थे। इसके भी सींग हैं, लाल आंखें हैं, इसने भी अपनी आत्मा का सौदा किया, ये भी नरबली करता है, इसने भी अपने राज्य में प्रताड़ना की, अपने पिता पर किया, ये भी मरता नहीं, रूप बदलता है, वशीकरण करता है, पूर्णमासी में अधिक शक्तिशाली होता है, शैतान से ताकत मिलती है। आपको एक चलचित्र भेजा है, उसको देखिएगा। तो इन्होंने कोई किरमाड़ा या किरमादा या क्या इस प्रकार के कोई पता नहीं कौन सा मादा है, अब तो एक मादा ममता कुलकर्णी भी है जो महामंडलेश्वर बन गई, किन्नर अखाड़ा। सब ये ममता जो है उसकी ममता नपुंसकत्व को कब प्राप्त हो गई हमें नहीं पता, लेकिन बन गई महामंडलेश्वर। और इसको महामंडलेश्वर किसने बनाया? किन्नर अखाड़ा ने बनाया। इसकी कौन सी योग्यता देखकर ये वही लोग जाने। तो किन्नर अखाड़ा अब आउटसाइडर्स की भी बहाली कर रहा है, अदर देन ट्रांस, वो सबको अपने अंदर समाविष्ट कर लेना चाहता है। तो इसीलिए किन्नर अखाड़ा में नर मादा किन्नर सब मिलते हैं। तो कुल मिला के जब नर भी वहाँ चले जाएंगे, मादा भी चले जाएंगे और मिश्रित भी चले जाएंगे, तो बाकी अखाड़े को नष्ट करके सिर्फ किन्नर अखाड़ा रखा जाए। तो जैसे भगवान ने गीता के 3रे अध्याय में कहा था, महाशनो महापापमा विद्येन मिहि वैरणम, बहुत खाता है, बहुत बड़ा पापी है, वही हाल है किन्नर अखाड़े का। ये बहुत बड़ा पाप का
राष्ट्र भी बन जाएगा और भारत में ऐसी अद्भुत एकता और ऐसा विकास देखने को मिलेगा जैसा मोदी जी के पूर्वज भी अपने सपने में नहीं सोचे होंगे कि हम भारत को इस ऊंचाई पर पहुंचा देंगे। जो म्लेच्छराज का अभियान होता है वो छोटे मोटे स्तर पर प्रभावी नहीं होता है, वो जब भी काम करता है बड़ा काम करता है, बड़े पंगे लेता है। तो म्लेच्छराज के द्वारा जब भी किसी बड़ी शक्ति को भेजा जाता है, बड़ी शक्ति का तात्पर्य है जिसका प्रभाव समाज पर पड़े। जैसे मूसा को भेजा गया तो उस समय ब्रॉन्ज एज का अवसान हो गया, एक बिल्कुल नई सभ्यताओं का उदय और पुरानी का अंत ऐसा देखने को मिला उस क्षेत्र में। और जहाँ पर आप देखेंगे कि जब ईसा आया तो ईसा यद्यपि मूसा और पैगंबर की तुलना में उतना प्रभावित नहीं हो पाया म्लेच्छराज से, क्योंकि लड़का सीधा साधा था। इन दोनों की तुलना में, ऐसे वो भी बड़ा घाघ जंतु था, लेकिन इनकी तुलना में अगर देखी जाए बात उसके जीवन में तो क्रूरता और स्वार्थ अपेक्षाकृत थोड़े कम थे। और म्लेच्छराज ने देखा कि हमने इसको जिस काम के लिए भेजा वो इस काम को उतना प्रभावी रूप से तो कर नहीं पा रहा है, तो उसको वशीकरण करके कर लेते हैं। तो इसने कह दिया कि जो मुझे वश में करना चाहता है वो इस संसार पर राज करता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं मानेंगे। तो फिर आपको जैसा हमने बुक ऑफ लॉ से पढ़कर बताया था, एलिस्टर क्रॉली को जो हूर पार्क रात के मंत्री ने बताया कि फिर क्रॉस पर लटकवा के और उसकी आंखें बाज के रूप में नोच ली गई थी हूर पार करात के द्वारा। तो जो म्लेच्छराज है उसने फिर पैगंबर को भेजा। तो म्लेच्छराज ने जब पैगंबर को भेजा उसके बाद विश्व ने आतंकवाद और नरसंहार का एक अद्भुत विभत्स चेहरा देखा और विश्व के बहुत से भाग प्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभावित हुए। और फिर इन तीनों को आपस में लड़वाकर उसने नरसंहार का वह स्वाद दिखाया संसार को, जो बहुत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये समाज नहीं देखा था। उसके बाद हूर पार करात के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हुए अपने मंत्री के माध्यम से जो एलिस्टर क्रॉली को म्लेच्छराज ने 8, 9, 10 अप्रैल 1904 को काहिरा में जो संदेश दिलवाया था, उसके 123 महीने के बाद विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और उस समय भी भयंकर नरसंहार हुआ। तो उस विश्व युद्ध में मरने वालों की संख्या जो हमने बताई थी 44 लाख लोग मरे थे और लगभग 84 लाख घायल हुए थे, लगभग 37 लाख लापता हुए थे। ये केवल हारने वाले पक्ष की हमने संख्या बताई थी। यदि आप विजेता पक्ष की बात करेंगे तो वहाँ तो लगभग 55-56 लाख लोग मरे थे और 1,30 करोड़ लाख लोग लगभग घायल हुए थे। तो मतलब देखें तो दोनों पक्षों को मिला दिया जाए तो यह संख्या 3-4 करोड़ तक पहुंच जाती है जितने लोग युद्ध में सक्रिय रूप से सम्मिलित हुए थे। और लापता सिविलियंस की बात करें, माइग्रेटेड लोगों की बात करें जिनका कोई अता पता नहीं चला, जो कि डॉक्यूमेंटेशन उतना नहीं था उस समय, तकनीक उतनी नहीं थी, लोगों का बायोडाटा जनसांख्यिकी उतनी तगड़े रूप से नहीं प्रस्तुत की जाती थी, बहुत स्थानों पर स्लेवरी भी थी, स्लेव ट्रेडिंग भी थी, तो उनका आंकड़ा उतना स्पष्ट प्राप्त नहीं होता है। लेकिन यह कहना चाहिए कि इतना भयंकर व्यापक रूप से नरसंहार होना और उसकी उद्घोषणा ठीक 123 महीने पहले होना, और इतना ही नहीं, परमाणु बम जैसे बड़े विनाशक शस्त्रों का प्रयोग किया जाना और उसका जो दंश है वो आज भी समाज को आतंकित करना, और उसके बाद से केवल हर देश के लिए एक ही लक्ष्य बना देना कि हम अधिक से अधिक विनाश के हथियार पर रिसर्च करें और उसको तैयार करें। ये एक बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय हो गया है। तो आप अगर जॉन विक सीरीज देखे होंगे तो वहाँ पर एक प्रसंग आता है जब जॉन विक सभी लोगों से लड़ता रहता है और बाद में उत्तरोत्तर ऊपर के अधिकारियों से लड़ता है। कॉन्टिनेंटल में भी जहाँ किसी भी विपक्षी की हत्या करना निषिद्ध था, कॉन्टिनेंटल में भी जाकर मर्डर कर देता है। अंत में उसको हाई टेबल के सामने प्रस्तुत किया जाता है। हाई टेबल के बाप रहते हैं एल्डर साहब, तो एल्डर से वो मिलने जाता है। अब एल्डर क्या है, कोई निश्चित घर में नहीं रहता था। एल्डर जो है वो किसी ऐसे संगठन में, सभा सोसाइटी में एज प्रेसिडेंट उपलब्ध भी नहीं होता था, लोग उसको जानते नहीं थे। लेकिन एल्डर अकेला मिला, उसको रेगिस्तान में मिला, एक तंबू गाड़े हुए था, एक दो नौकर उसके पास थे, कोई बॉडीगार्ड नहीं थे, कोई बड़ी बड़ी मशीनें और तकनीक नहीं थी। वही एल्डर एक रेगिस्तान में उसको मिलता है और उस एल्डर ने केवल एक आदेश दे दिया और उसके नीचे आने वाले सभी जो भी अलग अलग सिंडिकेट्स थे, माफिया थे और बड़े बड़े गून लीडर्स थे, सब के सब उसके सामने नतमस्तक हो गए। और ऐसे देखे तो एल्डर कहाँ था, एक तंबू गाड़ के रेगिस्तान में पड़ा हुआ था और वो वहीं से बैठे बैठे एक सिक्के के दम पर पूरे विश्व के माफिया को नियंत्रित कर रहा था। तो कहीं न कहीं आप म्लेच्छराज के जीवन से प्रेरित इसको समझ सकते हैं कि म्लेच्छराज भी ऐसे ही काम करता, अकेला पड़ा रहता है रेगिस्तान में और कभी किसी कुटिया में रह गया, कभी तंबू गाड़ के रह गया, लेकिन वो सामने आता नहीं उस रूप में, लेकिन उसकी हैसियत वह है, उसका प्रभाव चलेगा। दंडी को मिल नहीं रहे थे, क्या आपको